देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूरोप से आ रही है खबर। जानकारी ये है कि स्लोवाकिया के पीएम को गोली मारी गई है। गोली लगने से रॉबर्ट फिको घायल हुए हैं। फिको की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। रूस समर्थक माने जाते हैं रॉबर्ट फिको। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं यूरोप से। ये अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को गोली मारी गई है। गोली लगने से रॉबर्ट फिको घायल हो गए हैं और फिको की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। रूस समर्थक माने जाते हैं रॉबर्ट फिको। उन पर किसने गोली चलाई है, इस बात की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। क्या ये प्री प्लान पूरा घटनाक्रम है, इसके बारे में साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर किन सर्कमस्टांसेस में ये प्लानिंग की गई थी, कितने लोग इस प्लानिंग का हिस्सा है। और जानकारी सबसे बड़ी ये है कि क्या रूस समर्थक होने की वजह से रॉबर्ट फिको को गोली मारी गई है। इसको लेकर लगातार जानकारियां जुटाने की कोशिश। गोली लगने से रॉबर्ट फिको घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त यूरोप से आ रही है। खबर इस वक्त ये मिल रही है कि एक गोली सीने में लगी है, दूसरी उनके पेट में लगी है और ऐसे में उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। स्लोवाकिया के पीएम पर हमला, ये देखिए जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त की तस्वीरें। उनके सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार आसपास थे, लेकिन इसी दरमियान देखिए वहां पर लोग भी मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है और किस तरह से उन पर गोली चलाई गई है। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको पर यह हमला किया गया है। उनकी गाड़ी के पास ये अटैक उन पर किया गया है। गोली एक उनके पैर में लगी है, एक उनके पेट में लगी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्हें ले जाया जा रहा था। स्लोवाकिया पीएम पर ये बहुत बड़े हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। गोलीबारी के घटनास्थल की तस्वीरें आपके सामने हैं। हमलावर ने कई गोलियां चलाई है, जिसकी बार बार ये भी कहा जा रहा था कि जानकारियां आ रही थी कि कितनी गोलियां चली हैं। ताबड़तोड़ हमलावर ने गोलियां चलाई हैं। फिको पर हैंडलोवा शहर में यह अटैक हुआ है। फिको को इलाज के लिए राजधानी ब्रातिस्लावा ले जाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं स्लोवाकिया से। फिको पर गोली चलाने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर। रूस समर्थक फिको पर हमला किसकी साजिश, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। इस हमले के बाद यूक्रेन को युद्ध का दोषी बताते रहे हैं फिको और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि गुस्सा है। यूक्रेन समर्थित लोगों में पुतिन के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं स्लोवाकिया के पीएम फिको, जिन पर गोली मारी गई है। फिको पर गोली चलाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस समर्थक फिको पर हमला किसकी साजिश है, इसको अब लगातार आगे डिटेन किया जाएगा, जानकारियां हासिल की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिसने गोली चलाई उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि फिको के गोली जो है सीने में लगी है, दूसरे पेट में लगी है। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको पर हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर क्या वो अकेला था इस पूरी साजिश में या फिर वो किसी सुनियोजित तरीके से गैंग का हिस्सा है जिसने ये हमला उन पर करवाया है। और जानकारी ये मिल रही है कि किसी यंग पर्सन ने नहीं, 71 साल के शख्स ने फिको पर गोली चलाई है। एक शख्स जिसकी उम्र 71 साल है और ये देखिए उसको जब पकड़ा गया है उसको हथकड़ी पहना दी गई है। यही वो शख्स है जो गोले में आपको हम दिखा रहे हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पर फोर्सेस मौजूद थी, पुलिस की गिरफ्त में है फिको पर गोली चलाने वाला। ये देखिए उसकी तस्वीर, 71 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, कौन लोग हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अब बड़ी खबर आ रही है। स्लोवाकिया का ही रहने वाला एक शख्स बताया जा रहा है, 71 साल का व्यक्ति जिसने फिको पर गोली चलाई है। वो स्लोवाकिया जिसके प्राइम मिनिस्टर को गोली मारी है, अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को गोली मारी है इस शख्स ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस शख्स की जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा डरा देने वाली है। दिन दहाड़े, जी हाँ,
ये कहा जा सकता है कि पूरी रोशनी के भीतर इस हमले को अंजाम दिया गया है। आखिर वो कौन सी वजह थी कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उम्रदराज है, उसने अपने ही देश के प्रधानमंत्री को न सिर्फ गोली मारी बल्कि ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें जानकारी ये है कि एक गोली फीको के सीने में लगी है, एक पेट में लगी है और फीको की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। रॉबर्ट फीको जो प्रधानमंत्री हैं स्लोवाकिया के, और उन्हें 71 साल के बुजुर्ग ने गोली मारी है और इस वक्त उनकी हालत बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है। फीको पर हुए हमले से जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच फीको की हत्या से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और पुतिन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पुतिन के 5वें कार्यकाल का पहला विदेश दौरा तय हो चुका है। 16 मई को बीजिंग में पुतिन अपने नो लिमिट पार्टनर देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होंगे। यहाँ विश्व युद्ध की रणनीति तय होने वाली है और ये युद्ध यूरोप से एशिया तक एक साथ 4 फ्रंट से शुरू हो सकता है। और पुतिन ने पहले फ्रंट यानी यूरोप में अचूक परमाणु मिसाइल की तैनाती कर दी है। बीजिंग दौरा शुरू होने से ठीक पहले नॉर्थ सी और व्हाइट सी में बुलावा मिसाइल के साथ रूसी सबमरीन गश्त लगा रही है। बाकी 3 फ्रंट पर पुतिन की रणनीति क्या है और कैसे दुनिया के 2 महाद्वीपों पर परमाणु संकट मंडरा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व युद्ध के 4 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन की धरती से भड़की युद्ध की आग अब यूरोप से एशिया तक फैलने की आशंका गहरा गई है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसके रणनीतिकार हैं। पुतिन अमेरिका के वर्चस्व का अंत करने की धुरी बन चुके हैं और उनके सहयोगी भी यही चाहते हैं। यूरोप का मोर्चा खुद व्लादिमीर पुतिन ने थाम रखा है। इसके साथ साथ अरब में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ ईरान को उतार दिया गया है। पूर्वी एशिया में पुतिन ने अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ चीन और उत्तर कोरिया को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन 7 मई की दोपहर पुतिन ने मॉस्को के एंड्रयूज हॉल में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके 9 दिन बाद ही वो बीजिंग रवाना होने वाले हैं। क्रेमलिन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन 16 से 17 मई को चीन के दौरे पर जा रहे हैं। ये न्योता खुद शी जिनपिंग ने दिया है। यूरोप और एशिया में अमेरिका, चीन और रूस के बीच बने तनावपूर्ण हालात में ये दौरा सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बीते साल मॉस्को का दौरा करके जिनपिंग ने नो लिमिट पार्टनरशिप को नए आयाम दिए थे और अब युद्ध काल में पुतिन के इस दौरे से विश्व युद्ध की रणनीति तैयार करने की आशंकाएं भड़क गई हैं। क्योंकि पुतिन ने विश्व युद्ध के पहले मोर्चे यानी यूरोप की जमीन पर जो तैयारी की है उससे यूरोप में घबराहट है।
यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी सेना ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। चिंतित अमेरिका ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को कीव भेजा है। पोलैंड ने अपनी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और हथियार बढ़ा दिए हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ लिथुआनिया, एस्टोनिया और मोल्दोवा में सेना तैनात कर दी है। पुतिन ने बेलारूस में एटमी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसके साथ ही व्हाइट सी और नॉर्थ सी में बोरेई क्लास सबमरीन उतार दी गई है। पुतिन ने चीन दौरे से पहले सबसे विनाशक कदम बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में उठाया है, क्योंकि बोरेई क्लास सबमरीन में बुलावा मिसाइलें तैनात हैं। नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन व्हाइट सी और नॉर्थ सी में गश्त लगा रही हैं। इन दोनों फ्लीट में 7 बोरेई क्लास सबमरीन हैं। इन सब पर परमाणु वॉरहेड के साथ बुलावा SLBM तैनात है। हर सबमरीन पर 16 बुलावा मिसाइलें लगाई गई हैं। इस तरह कुल 112 परमाणु मिसाइलें यूरोप को घेर चुकी हैं। रूस की बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल एक अचूक हथियार है और सबमरीन से लॉन्च होने की वजह से इन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल है। बुलावा बोरेई क्लास सबमरीन से लॉन्च होने वाली SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। बुलावा मिसाइल की रेंज 8,300 किलोमीटर तक मार करने की है। इस मिसाइल को रूस ने 1990 में विकसित करना शुरू किया था। बुलावा मिसाइल भी यार्स मिसाइल बनाने वाली कंपनी सोलोमोनोव ने बनाई है। ये मिसाइल सॉलिड और लिक्विड फ्यूल से चलती है। खास बात यह है कि इसको फायर करने के लिए सबमरीन रोकनी नहीं पड़ती और इंक्लाइंड लॉन्च होती है, यानी सबमरीन की छत से निकलकर उड़ान भरती है। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर तक होती है और इसकी चौड़ाई 2 मीटर तक होती है और इस मिसाइल में एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं। मिसाइल में लगे हर वॉरहेड क्षमता 100 किलोटन तक होती है। इसके 10 वॉरहेड 10 अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि उड़ान के दौरान हर वॉरहेड में टारगेट बदलने की क्षमता होती है। वॉरहेड की मैन्यूवरिंग से डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दिया जा सकता है। गाजा पर हमले जारी हैं और ऐसे में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया है। अप्रैल में IAEA की रिपोर्ट आई थी कि ईरान 6 दिन में परमाणु बम बना लेगा और माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर तैयार कर चुका है। गाजा के राफा पर हमलों के साथ ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों को उतार दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन से चलने वाले हिजबुल्लाह, हूती, इराक रेजिस्टेंस, अल अश्तर ने हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के चीन दौरे से एक दिन पहले ही विश्व युद्ध के तीसरे फ्रंट यानी चीन ने बहुत विनाशक संकेत जारी कर दिए हैं। मई के महीने में 5वीं बार चीन के युद्धपोतों ने किनमेन प्रतिबंधित जल क्षेत्र में घुसपैठ की है। बीती रात चीन के युद्धपोत ताइवान से 70 किलोमीटर दूर थे। पहली बार चाइनीज वॉरशिप ताइवान के इतने करीब पहुंचे हैं।
चीन ताइवान के साथ साथ फिलीपींस के खिलाफ भी आक्रामक रुख दिखा रहा है। चीन के युद्धपोत फिलीपींस के जल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। पुतिन की रणनीति के मुताबिक विश्व युद्ध के 3 मोर्चे तैयार हैं और चौथा मोर्चा है किम जोंग उन। कोरिया के शासक किम जोंग ने 15 मई को ही टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का मुआयना किया। 14 मई को किम ने राइफल और आर्टिलरी सेंटर का मुआयना किया। दक्षिण कोरिया की रिपोर्ट है कि किम जोंग बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। पुतिन, रईसी, किम और जिनपिंग मिलकर महासंग्राम छेड़ने की ठान बैठे हैं और इस तरह धरती पर यूक्रेन से लेकर नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान तक परमाणु व्यूह तैयार हो चुका है। TV9 भारतवर्ष। खार्किव की जंग में बड़ा अपडेट मिल रहा है। रूसी सेना की कई मोर्चों पर जीत हुई है। कई मोर्चे छोड़ भागी यूक्रेन की सेना। रूस ने 24 घंटे में जीता बड़ा इलाका। अगले कुछ दिनों में खार्किव पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो सकता है, लेकिन पुतिन और उनकी सेना सिर्फ खार्किव तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। रूस कीव से लेकर ओडेसा तक कब्जा करना चाहता है और इसके लिए रूसी फौज खार्किव के साथ साथ सूमी और चेर्निहिव में भी दाखिल हो गई है। रूस खार्किव, सूमी और चेर्निहिव पर विध्वंसक हमले कर रहा है। 48 घंटे में रूसी सेना ने इतना बम बरसाया कि खार्किव वो शहर बन गया जहां 2 दिन में सबसे ज्यादा बमबारी हुई। ऐसी आग लगी है कि पूरा शहर जल रहा है। इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई हैं। आग है कि बुझने के बजाय भड़कती ही जा रही है। ये वो जंगी ज्वाला है जो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में भड़की है। रूसी सेना खार्किव में न सिर्फ घुस चुकी है बल्कि भीषण हमला कर बड़े भूभाग पर कब्जा करती जा रही है। यूक्रेनी सेना ना तो रूसी सेना को रोक पा रही है, ना ही खार्किव की सुरक्षा कर पा रही है। खार्किव के साथ साथ रूस के टारगेट पर अब सुमी और चेर्निहिव भी आ गए हैं। चेर्निहिव पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना कीव को नहीं बचा पाएगी। चेर्निहिव वो राज्य है जिसकी सीमा कीव से लगती है। अगर रूसी सेना चेर्निहिव पर कंट्रोल कर पाई तो वो कीव में किसी भी वक्त दाखिल होकर रूसी ध्वज फहरा सकती है। सुमी और चेर्निहिव में पुतिन पलटन किस तरह तबाही मचा रही है, ये आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले विनाश की वो आग देखिए जिसमें खार्किव खाक हो रहा है। पुतिन सेना खार्किव में एक बड़ा हिस्सा जीत चुकी है, बाकी के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। खार्किव के लुक्यान्स्की इलाके पर भी रूस ने कब्जा जमा लिया है। लुक्यान्स्की से लिप्सी सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि रूस बहुत जल्द लिप्सी पर भी कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने खार्किव के बोग्रोवका पर भी विजय का परचम फहरा दिया है।
रूसी सेना खार्किव में आसमान से लेकर जमीन तक भीषण हमले कर रही है। रूस के Su-34 लड़ाकू विमान आसमान से इस तरफ फैब 500 बमों की बरसात कर रहे हैं, जिसमें खार्किव शमशान बनता जा रहा है। रूसी Su-34 ने भीषण बमबारी कर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को मलबे में बदल दिया। हवा से रूसी फाइटर जेट विनाश की बरसात कर रहे हैं, तो जमीन पर रूस की पैदल सेना खार्किव को खंडहर बना रही है। रूसी ग्राउंड फोर्स ने टैंक से हमला कर यूक्रेनी रॉकेट लॉन्चर ब्रिगेड का सफाया कर दिया। हमले में यूक्रेन के 11 सैनिक मारे गए। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन की 79वीं ब्रिगेड की कमर तोड़ दी। यूक्रेन के 79वीं ब्रिगेड ने रूसी बटालियन पर हमला करने की कोशिश की। रूस ने विध्वंसक पलटवार किया, जिसमें यूक्रेन के 17 सैन्य वाहन, 4 टैंक और 6 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भस्म हो गए। खार्किव वो शहर बन गया है जहां 48 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बमबारी हुई। माना जा रहा है कि विध्वंसक हमला कर रूसी सेना खार्किव में बफर जोन बना रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की स्पेन और पुर्तगाल के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन खार्किव में रूसी सेना के विध्वंसक अभियान की वजह से उन्हें अपना विदेशी दौरा रद्द करना पड़ा। खार्किव में रूसी सेना का कब्जा हुआ तो ज़ेलेंस्की ने खार्किव में यूक्रेनी जॉइंट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यूरी हालुश्किन को बर्खास्त कर दिया। रूसी हमले का जलजला इस कदर है कि हर रोज 2000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेनी सैनिक ज़ेलेंस्की की जिद के कारण मारे जा रहे हैं। निहत्थे सैनिकों को भी सरेंडर की इजाजत नहीं है। ज़ेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि खार्किव बचाने के लिए उनके पास सेना नहीं है। बावजूद इसके वो सरेंडर का आदेश नहीं दे रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो ज़ेलेंस्की ने मीटिंग में उनसे खार्किव की रक्षा के लिए 2 पैट्रियट की मांग कर डाली। यूक्रेनी इंटेलिजेंस की चीफ किरिलो बुदानोव ने भी घोषणा कर दी है कि खार्किव में हालात बहुत खराब हैं। हर घंटे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रूस का विध्वंसक हमला, ज़ेलेंस्की और बुदानोव का कबूलनामा इस बात का प्रमाण है कि रूस खार्किव को यूक्रेन से छीनने के करीब पहुंच चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां पहले से ही रूस का कब्जा है, लेकिन अब रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। ये इलाके हैं खार्किव, सूमी और चेरनिहिव। भीषण हमला कर रूसी सेना सूमी और चेरनिहिव में भी रूसी ध्वज फहराना चाहती है। चेरनिहिव कीव से सटा हुआ राज्य है। अगर चेरनिहिव में रूस का कब्जा हुआ तो रूस के लिए कीव फतह बहुत आसान हो जाएगा। रूस खेरसोन से आगे बढ़कर मिकोलेव और ओडेसा पर भी कब्जा करना चाहता है। रूस यूक्रेन को बंदरगाह विहीन बनाकर समुद्र से काटना चाहता है और इसीलिए उसके टारगेट पर मिकोलेव के साथ साथ ओडेसा भी है। कीव और ओडेसा तक कब्जा कर रूस विजय का उद्घोष कर देगा। पुतिन की सेना ने खार्किव के साथ साथ सूमी और चेरनिहिव में भी विध्वंसक अभियान शुरू कर दिया है। रूसी सेना खार्किव के साथ साथ सूमी और चेरनिहिव में भी दाखिल होकर तबाही मचा रही है।
सूमी में रूस की आर्टिलरी और टैंक बटालियन भीषण वज्रपात कर रही है। इसकी वजह से यूक्रेन को सूमी में 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवाना पड़ा है। सूमी के साथ साथ चेरनिहिव में भी रूस ने भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूसी हमले से चेरनिहिव में कितना नुकसान हुआ है, अब तक इसकी जानकारी नहीं आई है। चेरनिहिव वो राज्य है जो यूक्रेन की राजधानी से सटा हुआ है। अगर चेरनिहिव पर रूस का कब्जा हुआ तो रूस को कीव फतेह से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बीच यूक्रेनी इंटेलिजेंस GOR के चीफ किरिलो बोदानोव ने कहा है कि खार्किव, सूमी और चेरनिहिव पर रूसी सेना इसलिए भीषण हमले कर रही है ताकि यूक्रेन दूसरे फ्रंट पर तैनात सेना को खार्किव बुला ले। यूक्रेनी सेना खार्किव बचाने के लिए जो भी फ्रंट छोड़ेगी उस पर रूस कब्जा कर लेगा। यही पुतिन और उनकी सेना का प्लान है। पुतिन का खार्किव प्लान क्या है, ये तो क्रेमलिन और उनके वॉर कमांडर ही जानते हैं। लेकिन सच ये है कि रूस विजय के करीब पहुंचता जा रहा है और यूक्रेन पराजय के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की हालत नाजुक है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर जल्द आएगा हेल्थ बुलेटिन। स्लोवाकिया प्रधानमंत्री पर हमले से रूस में दहशत है। जर्मनी और हंगरी ने हमले की निंदा की है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को 2 गोलियां लगी हैं। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमलों की सीरीज का नया चैप्टर सेवास्तोपोल में देखने को मिला, जहां बीती रात यूक्रेन ने फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए। टैक्टिकल मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन भीषण तबाही मचाते नजर आए। जानते हैं, इस बार यूक्रेन ने सेवास्तोपोल की पोर्ट की बजाय सेवास्तोपोल की खाड़ी और बेलबेक एयरफील्ड को निशाना बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूसी नौसेना के कई डॉक तबाह हो गए। शिपयार्ड पर खड़ी बोट्स और सबमरीन को भी नुकसान पहुंचा। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन क्रीमिया से दहल गया क्रेमलिन, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के बारूदी ताप ने एक बार फिर क्रीमिया को दहला दिया। काला सागर चंद घंटों के भीतर ही धधक उठा। क्योंकि बीती रात ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रीमिया पर अब तक के सबसे भीषण हमले को अंजाम दिया। मौजूदा वक्त में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को फाइनल फ्रंटियर बना दिया है। मकसद साफ है, क्रीमिया को फिर से हासिल करना, उसे रूसी कब्जे से आजाद कराना। और इसके लिए यूक्रेनी सेना बीते कई महीनों से क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रही थी। मगर बीती रात यूक्रेन के टारगेट पर था क्रीमिया का दक्षिण पश्चिमी इलाका सेवास्तोपोल। बेहद ही प्रचंड अंदाज में यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बे को मिसाइलों और ड्रोन से थर्राया। सेवास्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी नौसेना के डॉक पर बारूद बरसाया।
इतना ही नहीं, सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी के बेल्बेक एयरबेस पर भी यूक्रेन ने मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से अटैक की। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेनी फौज ने आखिर सेवेस्तोपोल बे और बेल्बेक एयरबेस को निशाना क्यों बनाया। क्यों इन दो ठिकानों पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार किया? तो उसकी वजह है सीधे तौर पर रूसी डिफेंस को नुकसान पहुंचाना। आखिर क्यों और कैसे, यह भी जान लीजिए। क्रीमिया पेनिनसुला का सेवेस्तोपोल पोर्ट ब्लैक सी से सटा इलाका है। ये रूसी नौसेना का अहम नेवल बेस माना जाता है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी सेना के शिपयार्ड को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल बे पर ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और कैमिकाजी ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के 18 से ज्यादा डॉक तबाह हो गए, जबकि शिपयार्ड में मौजूद बोट और सबमरीन को भी भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, सेवेस्तोपोल बे से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बेल्बेक एयरफील्ड पर भी यूक्रेन ने प्रचंड प्रहार किया। दावा किया जा रहा है कि बेल्बेक एयरबेस पर यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से सीरियल अटैक किया। और सबसे अहम बात तो ये कि सेवेस्तोपोल बे और बेल्बेक एयरफील्ड को दहलाने के लिए यूक्रेन ने ओडेसा और खेरसोन से हमला किया। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक और विस्फोटक था कि जहां तक नजर जा रही थी, सेवेस्तोपोल बे से बेल्बेक एयरफील्ड का मंजर लाल बारूद से सना दिखाई दे रहा था। शायद रूसी डिफेंस को भी यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। सेवेस्तोपोल की तबाही इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब जंग में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि जिनपिंग पुतिन की मुलाकात से पहले क्रीमिया को दहलाकर ज़ेलेंस्की ने यह मैसेज दे दिया है कि पुतिन किसी से भी हाथ मिला ले, किसी भी मुल्क से गठबंधन कर ले, यूक्रेन पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जंग लड़ेगा बल्कि रूस पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। क्रेमलिन से क्रीमिया तक खलबली भी मचाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमले के लिए अमेरिका और नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया है। मसलन यूक्रेन का पहला हथियार यूएस की अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा हथियार चेक रिपब्लिक का वैम्पायर MLRS, यूक्रेन का तीसरा हथियार ब्रिटेन का UJ-22 कामिकाज़े ड्रोन। आपको बता दें कि इस बार मेड इन यूएस ब्रह्मास्त्र यानी अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि सेवेस्तोपोल में अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद किया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अटैकम्स मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैकम्स मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन जैसा अदना मुल्क रूस पर भारी साबित हो रहा है।
और जहां तक बात समंदर वाले फ्रंट की है, तो यूक्रेन लगातार रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे रहा है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि सेवेस्तोपोल हमले का पलटवार पुतिन किस अंदाज में देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है स्लोवाक पीएम पर हमले पर। यह बड़ा जानकारी, बड़ा अपडेट है। स्लोवाकिया में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। सभी तरह के प्रदर्शनों पर इस वक्त रोक लगाए जाने की जानकारी मिल रही है और यूरोप के सभी देशों ने हमले की निंदा की है। ज़ेलेंस्की ने भी हमले की निंदा की है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जो रूसी सेना और रूसी सरकार के समर्थक माने जाते हैं, और इस बीच इस पूरी घटना को लेकर यह कहा जा रहा है कि कौन शख्स है इसके पीछे। फिलहाल ये तस्दीक हो चुकी है कि जो शख्स जिसने गोली मारी है वो स्लोवाकिया का ही रहने वाला है। 71 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर स्लोवाकिया में आपातकाल जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। सभी तरह के प्रोटेस्ट पर रोक लगाने की खबर है। यूरोप के सभी देशों ने इस घटना पर अपनी आपत्ति दर्ज की है और ज़ेलेंस्की ने भी इस हमले की निंदा की है। पुतिन अगर यूक्रेन को कुचलने का मंसूबा रखते हैं तो बाइडेन ईरान को तबाह करने की तैयारी में है। जिस तरह यूरोप में यूक्रेन के सामने अमेरिका की मजबूत दीवार है, उसी तरह अरब में ईरान के लिए दीवार बना हुआ रूस। यानी अब यूरोप से लेकर यूरोप से आगे बढ़ते हुए मिडिल ईस्ट तक भयंकर तबाही हो सकती है। हालात और बिगड़े तो बात न्यूक्लियर अटैक पर भी आ सकती है, क्योंकि पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे अमेरिका को अरब छोड़कर भागना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका और इजराइल एक बड़े युद्ध में घिर सकते हैं, क्योंकि तबाही मचाने को तैयार है ईरानी प्रॉक्सी। अब इसी तरह इजराइल का हर मिलिट्री बेस खाक किया जाएगा। ये ऐलान ईरान ने कर दिया है कि उसके प्रॉक्सी संगठन उन तमाम ताकतों से एक एक करके बदला लेंगे जो अरब में दबदबे का मंसूबा पाले हुए हैं। और गाजा में जो हो रहा है उसके खिलाफ ईरानी प्रॉक्सी बड़ा हमला करने को तैयार है। इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट बन चुका है। इजराइल में तेल हाशुमर बेस पर हिजबुल्लाह के हमले का शक जताया जा रहा है, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर डाली। इस हमले में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर हुसैन इब्राहिम मक्की को मार गिराया। यह उसी हमले का वीडियो है जिसमें फाइटर जेट ने दक्षिणी लेबनान में कार से जा रहे इब्राहिम मक्की पर हमला किया। उसके साथ 3 और लड़ाके भी थे। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों के अलावा इजराइल ने राफा में भारी तबाही मचाई है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के मना करने के बावजूद तबाही जारी है। ऐसे में ईरान इसे अमेरिका इजराइल की धोखा देने वाली चाल समझ रहा है, जिसका जवाब देने के लिए रूस के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पेंटागन की
सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस अरब में बने हालात का फायदा उठाने की तैयारी में है। रूस हर हाल में मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कमजोर करना चाहता है और यही रणनीति अमेरिका की यूरोप में रूस को कमजोर बनाने की है। दरअसल अमेरिका यूरोप में रूस के खिलाफ नेटो देशों को लगातार मजबूत कर रहा है। इसका बदला लेने के लिए रूस ने ईरान से हाथ मिलाया है और ईरान के कहने पर ईरानी प्रॉक्सी गुटों को हथियार दिए जा रहे हैं। इसी वजह से ईरानी प्रॉक्सी ने हमले बढ़ा दिए हैं। इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लाल सागर में हूती ने पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी संगठन ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी गाजा पर हुए हर हमले का हिसाब लिया जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के इलाद सिटी पर हमला किया। हमले के लिए उसने अल अरफात ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये उसी ड्रोन का वीडियो है। ईरान समर्थित संगठनों ने इलाद पर जबरदस्त बमबारी की है। इसके लिए हिजबुल्लाह को अल्मास 3 ATGM मिसाइल दी गई है और इस सारे खेल के पीछे है रूस। पेंटागन की रिपोर्ट में साफ हुआ है कि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है। पुतिन ने यूरोप वाली नीति से इजराइल में तबाही शुरू कर दी है। जैसे अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, वैसे ही रूस ने ईरानी प्रॉक्सी को मिसाइल रॉकेट भेजे। अरब में रूस की एंट्री से पेंटागन में खलबली मची हुई है। अब अमेरिका अरब देश में एक नई रणनीति बनाने जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ रूस को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके लिए अमेरिका 15 टन का बम भी बना रहा है, जिसके निशाने पर ईरान के बंकर और न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर हो सकते हैं। इसके अलावा सीरिया में मौजूद रूसी बंकर को भी इस तरह के बम से तबाह कर सकता है। इतने भारी बम को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से गिराए जाने की तैयारी है। लेकिन अमेरिका की प्राइमरी टारगेट ईरान के एटमी ठिकाने हैं, जिससे उन्हें तबाह करके ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक सके। खासतौर से तेहरान, इस्फहान, नतांज और फोर्दो टारगेट पर हैं। इन जगहों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। जनवरी 2018 में तेहरान फैसिलिटी सेंटर पर ध्यान भटकाने को ड्रोन अटैक किया गया था। उस वक्त मोसाद कमांडो की रेड हुई थी, जिन्होंने ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटाने के लिए किया था। इसके अलावा फरवरी 2022 में नतांज एटमी सेंटर के पास हमला हुआ था। उस वक्त ड्रोन हमले में IRGC कमांडर की मौत हो गई थी। जनवरी 2023 में इस्फहान न्यूक्लियर लैब पर कामिकाज़े ड्रोन से अटैक हुआ था। उस वक्त ईरान ने जांच के लिए UN को चिट्ठी लिखी थी। फरवरी 2024 में फोर्दो एनरिचमेंट प्लांट के पास गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। दरअसल अरब क्षेत्र में पहाड़ काटकर सैन्य बंकर और हथियार फैक्ट्री बनाने का चलन है। सीरिया में रूस यही करता रहा है। ईरान के अधिकतर परमाणु ठिकाने पहाड़ की तलहटी में ही हैं। अमेरिका अब इन्हें निशाना बनाने के लिए 15 टन के बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हुआ तो अरब में एटमी जलजला आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि रूस अगर मिसाइल और रॉकेट दे सकता है तो वो ईरानी प्रॉक्सी को परमाणु हथियार देकर इजराइल में तबाही और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खाक में भी मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आमतौर पर जंग में उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है जो अचूक हो, टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हो, पिन पॉइंट हमले को अंजाम देते हो। मगर रूस के नए रक्षा मंत्री ने पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए एक ऐसे विध्वंसक को वॉर जोन में झोंका है जो लक्ष्य विहीन है और नियंत्रित होकर हमले करता है, कहीं भी तबाही मचा सकता है। आखिर क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए।
पश्चिमी यूक्रेन में जल्द ही नेटो सेना की तैनाती हो सकती है। बाल्टिक देश एस्टोनिया अपने सैनिकों को रूस के खिलाफ जंग में उतार सकता है। बस नेटो के इसी दांव के साथ ही रूस के नए रक्षा मंत्री एक्शन में आ गए हैं। आंद्रे बेलाउसोव ने पश्चिमी यूक्रेन में जंग का नया प्लान तैयार कर लिया है। वो ये पश्चिमी यूक्रेन में रूस मिसाइल और ड्रोन से अटैक करेगा। जहां रूस शायद 131-136 ड्रोन से तबाही मचाएगा, तो वहीं वेस्ट यूक्रेन में KN-23 मिसाइल से अटैक किया जाएगा। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने पुख्ता प्लानिंग के तहत इन दोनों हथियारों को चुना है, क्योंकि जहां एक तरफ मेड इन ईरान का शाहिद ड्रोन की लागत कम है और बैटल ग्राउंड में यह जबरदस्त तबाही मचाता है, तो वहीं उत्तर कोरिया की KN-23 मिसाइल एक अनगाइडेड हथियार है जो कहीं भी बारूदी भूचाल ला सकती है। हैरान करने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में बनी KN-23 मिसाइल अचूक और सटीक निशाना लगाने के बजाय अनियंत्रित होकर टारगेट को हिट करती है। ऐसे में रूसी डिफेंस किम के बारूदी जखीरे से निकली मिसाइल की इस कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है, ताकि KN-23 मिसाइल से कोलैटरल डैमेज किया जा सके, ताकि यूरोपीय देश अपनी सेना को यूक्रेन में उतारने से पहले 100 बार सोचें। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में रूस ने नॉर्थ कोरिया से KN-23 मिसाइल का सौदा किया था। आखिर क्यों, यह भी जान लीजिए। दरअसल KN-23 एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। KN-23 का कुल वजन करीब 3500 किलो है। यह मिसाइल 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में इस मिसाइल को हवानसोंग 11 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी रूसी डिफेंस KN-23 मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचा चुका है, भीषण नरसंहार को अंजाम दे चुका है। मगर इस बार इस मिसाइल की तैनाती पश्चिमी यूक्रेन में की जाएगी ताकि नेटो सेना में दहशत फैलाई जा सके। दरअसल यूरोपीय देश अब तक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, मगर अब नेटो देशों की तरफ से सैनिकों की टुकड़ी भेजी जाएगी, जिन्हें फ्रंट लाइन पर भेजने के बजाय बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बस इसीलिए रूसी सेना कम सटीक मिसाइल से सुरक्षित जगहों को तबाह करेगा, ताकि ये संदेश दे सके कि जो भी यूक्रेन की जमीन पर आएगा वो सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूर्वी यूरोप का एक देश इस वक्त गृह युद्ध की आग में जल रहा है। हजारों की तादाद में पब्लिक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। जॉर्जिया की सरकार ने एक कानून बनाया और उसके बाद सड़क से लेकर संसद तक खूनी संघर्ष शुरू हो गया। सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त बवाल हो रहा है। संसद के बाहर भीड़ और पुलिस में भिड़ंत हो रही है। तो संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के सांसदों में मारपीट हो रही है। हजारों की भीड़ पार्लियामेंट के बाहर खड़ी होकर सरकार के खिलाफ हुंकार भर रही है।
संसद के सुरक्षा द्वार को तोड़कर घुसने की कोशिश की गई। भीड़ बेकाबू हुई तो उस पर लाठी चार्ज किया गया, पानी से प्रहार हुआ। यह जॉर्जिया का गदर है जो गृह युद्ध में बदलता दिख रहा है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में हजारों की भीड़ फॉरेन एजेंट नाम के कानून का विरोध कर रही है। लोगों के विरोध के बाद भी सरकार ने इस कानून को बना दिया है। इसके बाद जॉर्जिया के लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। फॉरेन एजेंट यानी विदेशी प्रभाव कानून। इस कानून का मकसद उन सभी कंपनियों को विदेशी एजेंट की लिस्ट में डालना है जिन्हें 20% से ज्यादा विदेशी फंड प्राप्त होते हैं। कानून के खिलाफ खड़े लोगों का मानना है कि जॉर्जिया में इस कानून को रूस के प्रभाव में आकर लाया जा रहा है। इसका असल मकसद नागरिकों की आजादी पर हमला करना है, लेकिन जॉर्जिया की सरकार अपने फैसले पर अटल है।